पीछे हम अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया बंगाल के शासक एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। ये थी बंगाल युद्ध की पृष्ठभूमि, प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमने पढ़ते हैं प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध किस किस के बीच हुआ, कहाँ हुआ? तो ये भागीरथी नदी के नदिया जिले के पास प्लासी नामक स्थान पर हुआ। और इस युद्ध में जो है मुर्शिद कुली खान जो होता है उसका अलीवर्दी खां का नाती, मुर्शिद कुली खान नाती अलीवर्दी खां, और फिर उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध में मतलब मारा जाता है। तो सिराजुद्दौला जो था उसकी मतलब अपने ही सैनिकों से अनबन थी, मतलब उसके अपने ही उसके विरोधी थे। इन्हें उन्होंने षड्यंत्र किया, जिसमें घसीटी बेगम, शौकतगंज और मीर जाफर, ये 3 लोग होते हैं जो कि सिराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। इन्हें सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते हैं नवाब, ये बंगाल का नवाब रहे। तो इस प्रकार ये तीनों अंग्रेजों से मिल जाते हैं। अंग्रेजों से मिलने के बाद में अंग्रेज एक षड्यंत्र रचते हैं, यानी एक चापलूसी वाला युद्ध होता है। तो उसमें अंग्रेज क्या करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, केवल एक षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र में ये होता है कि जो इसके सेनापति होते हैं, इसका साज का, और उसके जो और सेनापति सेनानायक वगैरह होते हैं, तो वो सभी एक निश्चय कर लेते हैं कि सिराज को हमें यहाँ बंगाल के नवाब से पर से हटाना है, और हम युद्ध में जाएंगे जरूर, पर वहां युद्ध करेंगे नहीं। यही इन तीनों ने किया। तो वहां पर वो लोग जाते हैं युद्ध में, युद्ध शुरू होता है। इससे पहले वो कुछ करते ही नहीं। परिणाम स्वरूप मीर जाफर सिराज के बाद वहां का नवाब बन जाता है। मीर जाफर जब नवाब बन जाता है, नवाब बनने के बाद वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने उसे गद्दी दिलाई है, अंग्रेजों ने ही उसके लिए वहां का नवाब बनाया, तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए वो क्या करता है, 24 गांव की यानी 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दे देता है, उन्हें खुश करने के लिए, यानी गिफ्ट के एक उपहार के स्वरूप। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों को लालच बढ़ता जाता है, वो चाहते हैं कि अब तो हमें और मिलना चाहिए। फिर वो मीर जाफर को बहुत प्रसन्न करने लगते हैं। तो मीर जाफर प्रसन्न होकर क्या करता है, वो अपनी गद्दी को छोड़ देता है। किसके? अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में। तो मीर कासिम के पक्ष में जो है वो सिंहासन त्याग देता है। तो ये तो मैंने अभी बताया कि पटला प्लासी युद्ध में क्या क्या हुआ। और प्लासी युद्ध का एक कारण और था कि इस राज ने क्या किया, 446 सैनिकों को यानी अंग्रेजों के लिए एक काल कोठरी में बंद कर दिया, मतलब छोटे से कमरे में, जो कि काल कोठरी आप समझते हैं जिसमें अंधेरा होता है, तो रोशनी की किरण भी नहीं जाती है। तो वहां के उसमें से केवल 21 लोग बचे थे। उन 21 लोगों में एक अंग्रेज व्यक्ति था जो वहां की चौकीदारी करता था, सिक्योरिटी करता था, हॉलवेल ने वहां जाकर इन्हीं अंग्रेज संसद में इसकी सूचना दी कि वहां ऐसा हुआ है। उसके बाद तो ये सब हुआ। तो प्लासी युद्ध तो था, वो तो षड्यंत्र था। प्लासी का युद्ध षड्यंत्र था, उसे हरा दिया और मीर जाफर वहां का नवाब बन जाता है। अब बात करते हैं बक्सर युद्ध की। चैप्टर नंबर 3 आता है, लेक्चर नंबर 3 है। बक्सर युद्ध जो है, अब इससे बक्सर युद्ध के बाद अब अंग्रेजों के मतलब बंगाल में जो नवाब थे उनका जिक्र बिल्कुल बंद हो जाएगा, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ से अंग्रेजों का मतलब एक प्रकार से अधिकार शुरू हो जाता है। बक्सर युद्ध में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि मतलब प्लासी युद्ध के समय जो मीर जाफर क्या करता है, वो 24 गांव की परगना की जिम्मेदारी दे देता है अंग्रेजों के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। फिर अंग्रेज समझते हैं अब तो किंग मेकर हैं, मतलब किंग मेकर हो गए, जिसे मर्जी उसे राजा बना सकते हैं। कैसे? षड्यंत्र से। उससे कहेंगे आप युद्ध करिए, हम आपका साथ देंगे, दूसरा हार जाएगा उसे हम राजा बना देंगे। राजा बनाने के मतलब परिणाम स्वरूप वो वहां से लेन देन करते थे, मतलब कि सौदा। तो मीर कासिम भी बहुत अच्छा सेनापति मतलब नवाब था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ
4 कदम उठाता है। पहला मतलब युद्ध लड़ने पहले, सबसे पहले तो वहां जो मुर्शिदाबाद राजधानी थी बंगाल की, वो उठा के वो कहाँ पहुंचाता है, मुंगेर। मुंगेर पहुंचा देता है अंग्रेजों से मतलब बचने के लिए, हस्तक्षेप ना कर पाए। दूसरा दूसरा उसने क्या किया कि मुंगेर जिले में ही अपनी राजधानी के पास ही तोड़ेदार बंदूकें व तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। ये बात हो गई तीसरी। और चौथी जो पॉइंट था, चौथा ही पॉइंट मतलब मेन था, वो ये था कि जो अंग्रेजों के लिए फर्रुखसियार ने दस्तक पत्र दिया था, उस दस्तक पत्र का फायदा या लाभ सिर्फ अंग्रेजों को मिलता था। लेकिन जब मीर कासिम ने क्या किया, उस दस्तक पत्र का दुरुपयोग इसका मतलब विरोध किया, ये नहीं माने, तो उसने क्या किया, अपनी बंगाल की समस्त जनता के लिए दस्तक पत्र जारी कर दिया। मतलब ये कह सकते हो कि बंगाल की जनता को भी कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। इससे क्या हुआ, बंगाल जनता को सीधा फायदा होने लगा। अंग्रेजों को ये मीर कासिम के द्वारा उठाया कदम रास नहीं आया, उन्होंने युद्ध किया। अंग्रेज मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम अपने पड़ोस के सैनिकों को इकट्ठा करता है, राजाओं को इकट्ठा करता है और अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके मित्र होते हैं शाह आलम और आपका शुजाउद्दौला, ये 2 मित्र होते हैं। तीनों के लिए अंग्रेज जो क्या करते हैं, वो हरा देते हैं युद्ध में। जब ये तीनों युद्ध में हार जाते हैं तो बक्सर के युद्ध में तीनों हार जाते हैं। इससे गलत संदेश पहुंचता है पूरी इंडिया भारत में कि अंग्रेजों ने सबको हरा दिया, पब्लिक डर जाती है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 में जीत लेते हैं। लेकिन बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर कासिम नहीं था। वहां पर आप क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर को पुनः उसने अंग्रेजों ने राजा बनाया था, तब बक्सर का युद्ध हुआ है। तो बक्सर के युद्ध यहाँ से अंग्रेजों की मतलब जो करना चाहिए, नवाब, अंग्रेजों के जो बंगाल के नवाब थे उनका जिक्र बंद हो जाएगा, आगे अब इसका जिक्र नहीं आने वाला है। तो अब बक्सर युद्ध कैसे हुआ था, सैन्य गठबंधन किसका था, मीर कासिम का। सन 1764 अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडू, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अंग्रेज के अधिकारी के समय में युद्ध हुआ, तो हेक्टर मुंडू के समय में युद्ध हुआ, उस समय वही सेनापति था। और इसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है 1765 में, और उसका एक अल्प आयु का पुत्र होता है नजमुद्दौला, उसे वहां का शासक बनाया जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें थोड़ी डिटेल थी, मैंने आपको बता दी। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, बंगाल में द्वैत शासन, इलावा संधि, ये 2 टॉपिक आएंगे इसमें। बंगाल में द्वैत शासन के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, और बंगाल इलावा संधि, इसमें अब एक संधि होगी बक्सर युद्ध के बाद, वो इसमें चर्चा करेंगे। मुगल काल में 2 तरह के अधिकारी होते थे, नंबर 1 सूबेदार, नंबर 2 दीवान। तो दीवान का काम होता था पूरी मतलब राजस्व की भूमि वसूली करना, वित्त कार्य देखना। सूबेदार काम होता था कानून व्यवस्था और सेनाओं के मतलब संबंध में कार्यवाही की देखरेख करना या उसकी जिम्मेदारी करना। दीवान और सूबेदार ये दोनों ही अपने बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे, मुगल काल की बात हो रही है, क्योंकि इन दोनों के लिए इस तरीके से बांटा गया था कि एक दूसरे पर नजर रखते थे कि ऐसा तो नहीं है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, दूसरा एक दूसरे पर नजर रखता था। बक्सर युद्ध 1764 में होता है। मुगल नवाब को पराजित करने के उपरांत अंग्रेजों ने नवाब के साथ एक संधि की। मतलब जब नजमुद्दौला वहां का शासक बना बक्सर युद्ध में, कौन पराजित हुआ, मीर कासिम। तो 1765 में एक इलावा संधि होती है, क्योंकि इसके बाद 1765 में मृत्यु होती है मीर जाफर की, उसका पुत्र बनता है वहां का मतलब नवाब। तो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 में, और इस संधि में क्या होता है कि 26 लाख रुपए अंग्रेज कहते हैं हम आपके लिए 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे और आप ये इसकी जमींदारी हमें दे दें। किसकी यही, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उस समय ये संपन्न राज्य थे, एक बार को एक ही मान, क्योंकि उसमें 3 प्रेसिडेंसी थी, यही 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई है अंग्रेजों के समय में। तो ये तीनों जगह की, इसकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, मतलब उन्होंने उसका
जमींदारी पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। इसके बाद कंपनी ने अल्पायु नवाब को 53 लाख रुपए देकर, इन्हीं पहले तो 26 लाख रुपए वार्षिक दिए, उसके बाद 53 लाख रुपए देकर बंगाल की सूबेदारी और जमींदारी सब अपने हाथ में ले ली, निजामत में दरकर लिया। परिणाम क्या हुआ भाई, किसी अंदर में जब अधिकार पहुंच जाएगा फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा, जिसे चाहेगा उसे रखेगा, जिससे चाहेगा उसको सस्पेंड करेगा, जिससे चाहेगा नहीं करेगा। नवाब अब बंगाल में प्रशासनिक अधिकारी, अब नवाब यानी अब बंगाल में प्रशासनिक जो अधिकारी नियुक्त होंगे वो अंग्रेजों के अनुसार ही होंगे, क्योंकि अधिकार अंग्रेजों के हाथ में। अब बंगाल की निजामत यानी कि बंगाल की निजामत, बंगाल की दीवानी यानी जमींदारी दोनों कंपनी के हाथों में पहुंच गए। निजामत के लिए मोहम्मद रजा खां, इन निजामत के लिए उन्होंने भारतीय लोगों को नियुक्त किया, मतलब जो वहां का लोगों को वहां जो जरूरत थी पैसा पैदा करने की, धन लूटने की, धन कमाने की, तो वो कमाया अंग्रेजों ने भारतीयों के माध्यम से। तो उसने क्या किया, मोहम्मद रजा को सूबेदार नियुक्त किया। राजस्व वसूली के लिए 3 अन्य उप दीवान मोहम्मद रजा खां, राजा सिताबराज बिहार, राजा दुर्लभ उड़ीसा और मोहम्मद रजा खां बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, ये क्षेत्र थे। सबसे पहले इन्हीं पर कब्जा किया अंग्रेजों ने। और इस तरीके से 3 लोग नियुक्त किए गए कि आप यहाँ की हमें मतलब वसूली करके देंगे। आगे बंगाल में द्वैध शासन, अब द्वैध शासन की बात करेंगे। द्वैध शासन क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, यानी कि किसकी अगुवाई में बंगाल में द्वैध शासन लाया गया। तो उस अंग्रेज का नाम है लॉर्ड क्लाइव, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ही एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की बंगाल में द्वैध शासन की 1765। तो द्वैध शासन का जो अर्थ था या उसका वास्तविकता था, या वास्तविक मतलब उसका वास्तविकता थी, तो वो ये थी क्या बंगाल में वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में हो या होना चाहिए, ये इसका मेन मुद्दा था। अब क्या था, उत्तराधिकार नवाब का यही था कि अधिकार हमारे हाथों में हो और उत्तरदायित्व कौन पूरा करेगा, वो नवाब करेगा, यानी कि जिम्मेदारी नवाब की होगी और वहां पर अधिकार हम करेंगे अपने हिसाब से। अगला कंपनी दीवानी और निजामत। कंपनी दीवानी निजामत ये दोनों ही किसके पास थे, अंग्रेजों के पास, लेकिन काम किस तरह होता था, काम होता था भारतीयों के माध्यम से। तो होता सब वहां भारतीय माध्यम से। उन्होंने अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया कि अगर बाय द वे हम अगर नवाब को हटा देते हैं तो जनता यहाँ की भड़क जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा राजा ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम काम क्यों करेंगे या कोई भी कार्य क्यों देखेंगे। तो इसलिए उन्होंने राजा तो रखा, लेकिन एक मुखौटा, मतलब एक कठपुतली राजा, जैसा हम चाहें वैसा होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसा जाता है कि अंग्रेज किंग मेकर भूमिका में कैसे आ गए, उन्हें किंग मेकर क्यों कहा गया, मुखौटा राजा क्यों कहा गया बंगाल के नवाबों के लिए। तो इसका आंसर ये बनेगा क्योंकि अधिकार होता था अंग्रेजों के हाथ में और उत्तराधिकार होता था किसका, नवाब का। इन्हीं सत्ता यानी हमारे उस राज्य में जो भी प्रॉफिट होगा, कार्य होंगे, वो हम कराएंगे। अगर कोई नुकसान होता है, कोई हानि होती है, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, नवाब की होगी। उसे जवाबदेही नवाब की बनेगी, जवाबदेही नवाब देंगे जवाब। तो कंपनी ने दीवानी निजामत दोनों कार्य किसके द्वारा कराए, भारतीयों के द्वारा ही कराए। वहां पर सैनिक अभी अंग्रेजों नहीं लगे हैं, भारतीय लोग ही काम करते हैं, भारतीय लोग ही सारा काम करते हैं। वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में था, वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में था। कैसे था, तो समझ लीजिए क्या था। एक तरफ उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, एक तरफ उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, यानी कंपनी के पास अधिकार है लेकिन उसका उत्तरदायित्व नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगी, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी काम का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर नहीं होगा, ये समझ लीजिए। दूसरा क्या है, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, यानी अधिकार विहीन उत्तरदायित्व क्या है, मतलब उत्तरदायित्व तो है लेकिन अधिकार नहीं है। नवाब के पास अधिकार नहीं है, उत्तरदायित्व है। अंग्रेजों के पास में अधिकार है तो उत्तरदायित्व नहीं है। काम कब बनेगा, जब दोनों चीजें दोनों के पास हो, अधिकार भी हो उत्तरदायित्व भी हो। तो
जवाबदेही उसी की बनती है, अधिकार होगा। अब द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ? द्वैध शासन जब लागू होता है बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, तो बंगाल की स्थिति क्या होती है, क्या हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हुआ? संपूर्ण बंगाल में अकाल छा गया, अकाल पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है? भ्रष्टाचार फैलता है, लूटपाट होती है, खूब जी भर के लूटते हैं। बंगाल का कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग जो कि विश्व में जाना जाता था, चौपट हो जाता है। व्यापार वाणिज्य चौपट हो जाता है। और किसान, अकाल के पड़ने का मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि किसानों ने खेती कार्य करना ही बंद कर दिया। सबसे मेन पॉइंट ये था। क्यों? क्योंकि किसानों से वसूली हद से पार सीमा में की जाती थी। उन्हें वसूली चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो किसानों ने प्रधान होकर क्या करते हैं, वो खेती किसानी करना बंद कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि खाने के दाने दाने के लिए जनता परेशान हो जाती है, पब्लिक। और सेंस से निकलता है कि वहां पर परिणाम होता है, अकाल पड़ जाता है। उसी अकाल के चलते बंगाल की लगभग 1 करोड़ जनता भूखमरी की शिकार होती है और उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो यही सब देखकर जो एक अपना इंग्लैंड में एक अंग्रेज है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इस कंपनी की सरकार, इस कंपनी की या अंग्रेजों की इस हुकूमत की इंग्लैंड में बहुत कड़ी तुलना करता है, मतलब निंदा करता है। तो क्या कहता है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है ब्रिटिश संसद में, इंग्लैंड में, वो ये कहता है कि आज तक, यानी दुनिया में आज तक कोई भी इतनी भ्रष्ट, निरंकुश, विश्वासघात, लुटेरी सरकार कहीं नहीं हुई है जितनी की भारत में कंपनी। यानी जितनी भारत में कंपनी अर्थात ब्रिटिश सरकार ने जितना भ्रष्टाचार, यानी अत्याचार जो भी किया है, इतना किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी देश में नहीं किया है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं। तो अब इसमें 2 व्यक्ति और आते हैं, उनका नाम जुड़ता है। एक है के एम पनिकर, एक है पर्सिबल स्पीकर। तो के एम पनिकर क्या कहते हैं इस काम के लिए? के एम पनिकर ने लिखा है कि ये डाकू राज है। मतलब यहाँ पर डाकू राज छा गया है बंगाल में, उन्होंने डाकू राज संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस व्यक्ति ने बंगाल में कंपनी के शासन को द्वैध शासन के समय में डाकू राज कहा? तो वो है के एम पनिकर। इसी तरीके से इसमें दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं पर्सिबल स्पीकर। तो पर्सिबल जो स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो इस समय क्या बताया, बेशर्मी और अत्याचार, बेशर्मी, अत्याचार या फिर लूटपाट का काल कहा। क्या? लूटपाट का काल कहा है स्पीकर, पर्सिबल स्पीकर। तो इस प्रकार ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे चलते रहेंगे जल्दी जल्दी, जिससे आपका भी कोर्स चलता रहे। और मैं शीघ्र ही मॉडर्न हिस्ट्री भी